जय हिंद साथियों। अभी लॉकडाउन को लगभग 45 दिन होने जा रहे हैं और जो देश में आज हालात चल रहे हैं वो वास्तव में बड़ा दुखी करने वाले हैं और जिनको देखकर दुख भी हो रहा है। और जिस प्रकार आज सरकार काम कर रही है उससे मन दुखी भी है, क्योंकि 45 दिन होने के बावजूद भी आज तक सरकार के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जिससे कि हमारे देश में कोरोना ना फैले, अर्थव्यवस्था सही हो, मज़दूरों की स्थिति में कुछ बदलाव आए, मज़दूर सुरक्षित अपने घरों तक पहुँचे और बाकी जो लोग लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं उनके लिए आगे कोई समय निश्चित नहीं है। और ना ही कोई ऐसा उन्हें विश्वास दिया जा रहा है, भरोसा दिलाया जा रहा है कि 17 तारीख के बाद भी वो अपने घरों से निकल सकते हैं या आने वाले समय में बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं और अपने रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं। कोई भी आश्वासन, कोई भी विश्वास, कोई भी भरोसा ऐसा सरकार की तरफ से नहीं दिलाया जा रहा है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। आज कहते हुए शर्म आ रही है कि भारत जैसा देश जो अमेरिका से तुलना करता है, जो जर्मनी से तुलना करता है, जो जापान से तुलना करता है, वो कभी अपने अंदर झांक कर ये नहीं देखता कि हमारे देश के अंदर हालात क्या है। वो कभी यह नहीं देखता है कि भारत के अंदर 50 करोड़ लोग से ज़्यादा आज भूखमरी की कगार पर खड़े हुए हैं। उनके लिए हम क्या कहते हैं, उनके लिए हम क्या सोचते हैं और उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए हम लोग क्या कदम उठाते हैं। आज टीवी में बड़ी बड़ी डिबेट चल रही हैं, जर्मनी, जापान और अमेरिका, इटली जैसे देशों से हम लोग अपनी कंपैरिजन कर रहे हैं, पर ये नहीं पता कि अमेरिका में जो 3 करोड़ 20 लाख लोगों को जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है वो भारतीय रुपए में एक इंसान को करीब 2.5 लाख रुपए महीने मिला है। और भारत में वही 500 रुपये अकाउंट में मजदूर के डालकर उसका पूरे विश्व में गुणगान किया जाता है। ये हालात हमारे भारत के हैं। इतनी ज़्यादा वैल्यू हमारे भारत के व्यक्ति की गिर चुकी है, इतनी ज़्यादा सस्ती हमारे भारत में इंसान की जान हो चुकी है कि 500 रुपये महीने डालकर सरकारें उसका गुणगान गाती हैं पूरे विश्व में और उसके बाद बोलती हैं कि हम भारत में बहुत अच्छी स्थिति में हैं, विश्व के अलग अलग देशों से बहुत अच्छी स्थिति में हैं। ये कहना हमारी सरकारों का है, जिस देश में आज लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे हों। आज हालात ये है, 45 दिन में सरकार यह नहीं डिसाइड कर पा रही कि ट्रेन चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, बसें चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। जब 45 दिन में, 50 दिन में या तो लोग पैदल चलकर अपने घरों में पहुंच जाएंगे या फिर भूख से मर जाएंगे, तब आप डिसीजन लेंगे क्या? इसीलिए आप लोगों की सरकार में आप लोगों को बिठाया था कि आप लोग जो है सिर्फ 50 दिन तक सोचते रहें। क्या आप बिना खाए 50 दिन जिंदा रहेंगे? क्या आप 50 दिन के लिए बिना किसी उम्मीद में जिएंगे? क्या देश का जो मजदूर है उसे आप क्या विश्वास दिला पा रहे हैं कि वो जहां पर है वहीं पर रहकर उसका जीवन सुरक्षित है? क्या वो 50 दिन एक जगह बैठकर मर जाए या पैदल चलकर अपने घर पहुंचे? क्यों आप लोग इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं? क्या टीवी पर ऐसी चीजें नहीं देख पा रहे हैं आप जिसमें सैकड़ों मजदूर सड़कों पर जा जाकर मर रहे हैं? क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि ट्रकों में बैठकर कैसे सैकड़ों मजदूर एक एक ट्रक में बैठकर जा रहे हैं सामान की तरह? क्या आपको नहीं दिख पा रहा है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या आपको नहीं दिख रहा है किस प्रकार मजदूरों का शोषण हो रहा है? और अगर देखकर भी आप अनजान हैं तो आप किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं कि 17 मई तक सारे मजदूर सड़कों पर घिस घिस कर अपने घर पहुंच जाएं और उसके बाद आप स्पेशल ट्रेन चलाकर जनता को, देश को दिखाएं कि हम लोगों ने ट्रेन चलाई थी? कितनी ट्रेन आप लोगों ने चलाई हैं और कितने मजदूर इस देश में फंसे हुए हैं? क्या आप लोगों को नहीं ये डाटा पता? क्या आप लोगों के पास पढ़े लिखे ऐसे बुद्धिजीवी लोग नहीं बैठे हुए जो लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं महीने की? क्या उनका दिमाग नहीं चलता कि वो डाटा बता सके किस राज्य में कितना मजदूर बैठा हुआ है?
खाली महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश का 50 लाख मजदूर बैठा हुआ है। कितनी ट्रेन आप लोग चला रहे हैं? 5 ट्रेन में 50 लाख मजदूर आप लोग बुलाएंगे? ये जो दिखावा चल रहा है, ये जो हालात ऐसे समय में बना रखे हैं, ये इतने भयंकर हैं कि इससे देश इतना पीछे जाने वाला है कि आप सोचकर भी डर आपको लगेगा। आज से 1 साल पहले 2019 में इस देश में इतनी बुरी मंदी थी कि विश्व में जो भारत देश था, भारत के इतिहास में 50 साल पीछे ये देश मंदी के मामले में चला गया। यहाँ तक कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो बिल्कुल ठप पड़ गया, 0.5%, 0.6% पे वो आ गया। तो आज क्या हालात होंगे आप सोच सकते हैं कि जिस समय पर ये देश आज़ाद हुआ था उस समय पर भी इतने लोग भुखमरी की हालात में नहीं होंगे, क्योंकि उस समय जनसंख्या 30 से 35 करोड़ थी। आज जनसंख्या 130 करोड़ है। आज आप देख लीजिए, आज इस भ्रष्ट राजनीति ने, इस बेकार घटिया राजनीति ने इस देश को वहां पहुंचा दिया जहां पर आजादी से पहले भी इससे बेहतर हालात थे। आज 50 से 60 करोड़ लोग उस कंडीशन में जी रहे हैं, उस समस्या का आने वाले समय में सामना करेंगे कि देश के गुलाम होने पर भी ऐसी समस्या नहीं थी। आज हम लोग एक तरफ बोलते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक की जान हमारे लिए जरूरी है, भारत के प्रत्येक नागरिक का जिंदा रहना जरूरी है, और वहीं दूसरी तरफ हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए शराब के ठेके खोलते हैं। शराब के ठेके जहां पर सरकार को पता है हजारों लाखों की लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, और हुई भी, पूरे देश में इकट्ठा हुई। क्या आपको अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए शराब के ठेके चलाना ही सबसे ज्यादा जरूरी लगा? क्या आपको नहीं पता कि शराब के ठेके चलाने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा? क्या इतना भी ज्ञान देने वाला वहां पर आप लोगों को कोई नहीं बचा हुआ? और आज जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिन जनप्रतिनिधियों को भारत की जनता चुनकर भेजती है, सरकार में बिठाती है, वो ऐसे समय के लिए ही बिठाती है कि जब मुसीबत में इंसान होगा तो आप लोग ऐसे कानून बनाएंगे, आप लोग उनकी मदद करेंगे। लेकिन आज कानून कैसे बन रहे हैं? आज आप विधानसभा में बैठकर, संसद में बैठकर अधिकारों को छीनने वाले कानून बना रहे हैं। आज आप मजदूरों को जो अधिकार दिए हुए थे उनको छीनने के कानून बना रहे हैं। एक मजदूर जिसे खाने के लिए, रोटी के लिए तरसना पड़ रहा है, आप उसके जो अधिकार थे, 2-4 अधिकार थे, उनको भी छीनने के लिए कानून बना रहे हैं। आज आप कैसा समाज ये बना रहे हैं, कैसा भारत ये बना रहे हैं। और ये जो देश है, ये देश सिर्फ सत्ता में बैठे हुए लोग और ऐसे पूंजीपति चला रहे हैं जिनकी संख्या मात्र ऐसे बिजनेसमैनों की 100 भी नहीं होगी। पूरे देश में केवल 100 लोग ऐसे हैं जिनकी मुट्ठी में ये पूरा देश है, जो 130 करोड़ जनता का मजाक बना रहे हैं। ऐसे लोग जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, ऐसे लोगों को आप लोग अपने पास बैठा कर रखते हैं, जिन्होंने 130 करोड़ लोगों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। और ये देश की जनता सब जानती है। और आने वाले समय में जो हालात बनाकर रख दिए हैं इस देश की राजनीति ने, इस देश के नौजवान को ये समझनी होगी। क्योंकि आज राजनीतिक पार्टी चाहे कोई भी हो, राजनीतिक पार्टी ना तो किसी मजदूर की है, राजनीतिक पार्टी ना किसी किसान की है, राजनीतिक पार्टी ना किसी गरीब की है। अगर राजनीतिक पार्टी है तो पूंजीपति लोगों की, और ऐसे लोगों की जो इस देश में बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाकर अपना राज चला रहे हैं। आने वाले समय में नौजवानों को, खासकर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ये बात समझनी होगी, ये बात जाननी होगी कि अगर आपको इस प्रदेश में, इस देश में बेहतर व्यवस्थाएं करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अपने आप पर भरोसा करना होगा। और अपने आप पर भरोसा करने के बाद इस राजनीति को सही करना होगा, इस नेतृत्व को सुधारना होगा, अपने आप पर भरोसा करना होगा और उन लोगों के लिए काम करना होगा जिन लोगों के अधिकार 70 सालों में छीने गए हैं, जिन लोगों को गुलाम बना दिया गया है। आज मजदूरों के हालात गुलामों से बेहतर नहीं है। आज मिनिमम वेजेस के नाम पर क्या उनको मिल रहा है? अमेरिका और जापान से हम तुलना करते हैं, लेकिन क्या अमेरिका और जापान जितनी तरक्की हम इस देश को दे पा रहे हैं? आज इस देश में अगर तरक्की करी है तो सरकारी अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने, इसके अलावा किसी व्यक्ति ने तरक्की नहीं करी। ये इस देश का दुर्भाग्य है। आज सिर्फ वो लोग तरक्की कर रहे हैं
जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जो बेईमानी कर कर पैसा कमा रहे हैं, ईमानदारी वाले व्यक्ति को यहाँ पर कोई जगह नहीं है। आज करोड़ों लोग सड़कों पर चल रहे हैं, लेकिन सरकारें आज भी बयानबाजी कर रही हैं, आज भी राजनीति कर रही हैं, आज भी ऐसे समय में भी एकजुट होकर वो देश को नहीं संभाल पाई। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीतिक पार्टियों को जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में और सत्ता के नशे में इस देश को डुबोकर बैठ गई हैं। ऐसी राजनीतिक पार्टियों को आने वाले समय में नौजवानों को समझना होगा और अपने आप में एक संकल्प लेना होगा कि अगर हमें आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर करना है तो सिर्फ और सिर्फ सही लोगों को ही विधानसभा या संसद में पहुंचाएं, क्योंकि जैसे लोगों को आप ऊपर पहुंचाएंगे वैसे ही रिजल्ट आपको नीचे मिलेंगे। ये आप लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक इस देश का भला नहीं होने वाला। और इस देश में फ्री कुछ नहीं है, इस देश में सब कुछ इस जनता की खून पसीने की कमाई से आता है, इस देश के नागरिक के खून पसीने की कमाई से आता है। इस देश में किसी नेता का, किसी बड़े बिजनेसमैन का या किसी अफसर का कुछ नहीं है। इस देश में अगर किसी का है तो भारत के प्रत्येक नागरिक का है, इस देश में अगर किसी का है तो भारत की प्रत्येक जनता का है। उसी जनता का आज जिसको गुलामों के जैसी जिंदगी जीनी पड़ रही है, लेकिन आने वाले समय में ये जनता हिसाब मांगेगी, ये जनता हक मांगेगी, ये जनता अपने अधिकारों के बारे में बात करेगी। और जब ये कोरोना सही हो जाएगा तो जिस दौर से आज ये जनता गुजर रही है, जिस दौर से आज ये लोग गुजर रहे हैं, उस दौर को ये कभी नहीं भूलेंगे। उस दौर को ये देश का नौजवान कभी नहीं भूलेगा, उस दौर को ये उत्तर प्रदेश का नौजवान कभी नहीं भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।